गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज हम कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने हेल्थ के बारे में, डिजीजेज के बारे में डिस्कस किया। कैसे डिजीजेज ट्रांसमिट होती हैं, कैसे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने कई डिजीजेज के एग्जांपल्स भी देखे, बैक्टीरियल हेलमिंथ डिजीजेज और वायरल डिजीजेज के बारे में। मलेरिया को समझा हमने, जो कि प्रोटोजोअन डिजीज है। बच्चों, कल की क्लास में हमने एड्स के विषय में स्टार्ट किया था कि एड्स क्या है। एक बार मैं ब्रीफली उनको रिवाइज कराता हूं और फिर रिमेनिंग पार्ट कवर करके आज हम कैंसर के टॉपिक को पढ़ेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका जो पैथोजन है वो एक आरएनए वायरस है जिसका नाम है एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बच्चों, कल मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये बीमारी फैलती कैसे है। पहला पॉइंट, अननोन पार्टनर के साथ में, अननोन महिला या पुरुष के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट करना, सेक्सुअल संबंध बनाना, ठीक है। और अनजाने में ये जो डिजीज है ये स्प्रेड हो जाती है। सेकंड लेते हैं, अगर किसी मदर को एड्स है और उसके यूट्रस में बच्चा पल रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मां के ब्लड से जो वायरस है वो बच्चे में चला जाएगा और बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। थर्ड हम लेते हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर कई सारे जो यूथ है, जो युवा लड़के लड़कियां हैं, वो ड्रग्स लेते हैं और वो इंट्राविनस ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं। तो एक ही सिरिंज के द्वारा वो कई सारे लोग एक ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं और इससे क्या होता है कि मान लो किसी को एड्स है तो फिर वो इन्फेक्टेड सिरिंज के द्वारा ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से अफेक्टेड है जिसको अगेन एंड अगेन जो मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड रहती है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो कई बार अनजाने में अगर ध्यान नहीं रखा गया है हॉस्पिटल्स के अंदर और एचआईवी पॉजिटिव जो ब्लड है वो अगर चढ़ जाए, ट्रांसफ्यूज हो जाए, तो जो व्यक्ति है वो एड्स से बीमार पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये 4 मेन रीजन हैं इस बीमारी के स्प्रेड होने के, ट्रांसमिट होने के, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं बच्चों, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका रीजन ये है कि एड्स का जो वायरस है, एचआईवी जो वायरस है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। स्पेशली जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, विच आर द मेमोरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी, वो उनको डैमेज करता है, किल कर देता है। और इसीलिए याददाश्त नहीं, मेमोरी सेल्स का जो कैपेबिलिटी नहीं रहने से जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून पावर है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली गिरती चली जाती है और एक टाइम के बाद में एड्स के पेशेंट पर कई सारे इन्फेक्शन एक साथ अटैक करते हैं जिनसे वो कॉप अप नहीं कर पाता है और एट द एंड उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो ये वेरी करता है, ये 6 महीने से लेकर 5 to 10 ईयर्स तक लग जाते हैं एड्स के सिम्टम्स अपीयर होने में और तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है, वायरस की फैक्ट्री बन चुका होता है बॉडी। अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इनका, ये हमेशा ध्यान रखना कि हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, साथ में खाना खाने से एड्स फैलता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एड्स पेशेंट का जो बॉडी फ्लूइड है वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति में चला जाए तो एड्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या है ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का और डिजीज को होने का। जब वायरस बॉडी में आ जाता है तो सबसे पहले मैक्रोफाज सेल्स के ऊपर अटैक करता है। ये मैक्रोफाज सेल्स के अंदर अपने आरएनए को रिलीज कर देता है। ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा पहले डीएनए बनाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में पहले आरएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है, ठीक है। फिर ये डीएनए मैक्रोफाज सेल्स के न्यूक्लियस के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। वो डीएनए फिर रेप्लिकेशन भी करता है और ट्रांसक्रिप्शन करके नए आरएनए बनाता है। उन आरएनए के चारों ओर प्रोटीन एनवेलप बनने से वायरस पार्टिकल्स बन जाते हैं एंड विच आर रेडी फॉर द टू इन्फेक्ट अदर सेल्स। फिर वो रेडी रहते हैं वायरस पार्टिकल दूसरी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। अब वहां से जो वायरस के पार्टिकल्स हैं ये टी लिम्फोसाइट सेल्स में एंटर कर जाते हैं और वहां भी ये मल्टीप्लाई करते हैं और टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देते हैं।
फिर वहां से ये नई टी लिम्फोसाइट सेल्स को ये इंफेक्शन करते हैं और डैमेज करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वायरस जो सेल्स हैं वो वायरस की फैक्ट्री बन जाती है और धीरे धीरे जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती चली जाती है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, ट्रीटमेंट तो है ही नहीं, तो इसके प्रिवेंशन की हम बात करेंगे। पहले बात तो डायग्नोसिस कि इसको चेक कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए बच्चों एक टेस्ट है एलाइजा, एक टेस्ट है बच्चों एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ओके बच्चों, यहां पर देखिए बच्चों ये एक टेस्ट है जो कि एड्स के डायग्नोसिस के लिए, एड्स को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ये आप ध्यान रखें, एलाइजा टेस्ट फॉर द एड्स डायग्नोसिस। अब बात करते हैं बच्चों इसके प्रिवेंशन की। बच्चों इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो इस बीमारी का प्रिवेंशन ही इसका क्योर है। तो ये है, तो बच्चों एड्स को फैलने से रोकने के लिए एक तो नाको, एक तो है नाको। नाको एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा और भी कई सारे एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि एड्स को फैलने से रोकने के लिए एजुकेट करती है, लोगों को जागरूकता फैलाती हैं और इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो नाको इज द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एड्स को रोकने के लिए वर्क कर रही हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? सबसे पहला मीन ये है कि बच्चों जागरूकता या अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है इस बीमारी के बारे में। और सबसे बड़ा जो रीजन है इसका, अननोन व्यक्ति या अननोन पुरुष या महिला के साथ में सेक्सुअल संबंध बनाना, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो अवॉइड, मतलब लोगों को, जो भी लोग इस फील्ड में हैं या घरों से दूर रहते हैं, तो उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरीके के स्टेप्स लेने से। सेकेंड थिंग है प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने चाहिए जिससे इंफेक्शन ना हो। ठीक है। थर्ड ये है कि जो यूथ है, जो युवा लड़के लड़कियां हैं मेट्रो सिटीज के अंदर, अगर वो ड्रग्स का सेवन करते हैं तो उनको ड्रग्स का यूज कम करना चाहिए, उससे उनको पार पाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो कम से कम इंफेक्टेड नीडल या सिरिंज को यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई डिजीज है, जिसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, तो उसके लिए ये चाहिए कि जहां भी जिस भी हॉस्पिटल्स में वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, तो वो आप प्रॉपरली ये बात कंफर्म करें, ब्लड की पूरी चेक हो, जांच हो चुकी है, कोई उसमें इंफेक्शन ना हो, ये पूरा क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में एक और चीज, अगर किसी मदर को एड्स है तो ये पॉसिबल है कि डॉक्टर से सजेशन लेके, ट्रीटमेंट लेके उसके बच्चे को, जो कि उसके गर्भ में, उसके यूट्रस में पल रहा है, उसको बचाया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट था एड्स का। अगर एग्जाम में आता है 3 या 5 मार्क्स में, तो आप इसको एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एड्स की फुल फॉर्म में एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको क्लोज करने से पहले। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब एक्वायर करना अपनी इम्यून पावर की डेफिशिएंसी को, और फिर कई सारे सिम्टम्स अपीयर हो जाना इस डिजीज में, ये कॉमन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डिजीज है कैंसर।
कुछ पॉइंट्स लिख के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट डिजीज है कैंसर। कैंसर में सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बिनाइन कैंसर। नेक्स्ट मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है बच्चों। इसके बाद में मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, और ठीक है बच्चों मेटास्टेसिस हो गया। इसके बाद में लेते हैं ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स या इन्हें हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स। इसके अलावा वायरल ऑन्कोजीन्स, वायरल ऑन्कोजीन्स। हाँ जी, यस बच्चों ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों एक तो टाइम से आया करो क्लास में आप लोग, है ना, लेट कर जाते हो आप लोग, ठीक है। टाइमली क्लास ज्वाइन किया करो। नेक्स्ट लेते हैं कैंसर। बच्चों कैंसर क्या है? कैंसर भी एक बीमारी है जो कि आज से काफी समय पहले तक इसका इलाज नहीं था। अब ये कंट्रोलेबल है, अगर टाइमली इसका पता चल जाए और ट्रीटमेंट लिया जाए तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, तो बात करते हैं कैंसर की। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। बच्चों क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करती है और एक कंट्रोल वे में करती है। एक सेल का डिवीजन जो है दूसरी सेल से कांटेक्ट में रहने से कंट्रोल में रहता है। तो एक कंट्रोल्ड मैनर में ही सेल्स का डिवीजन होता है और हमारी सेल, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। ओके, तो ये इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। इस कंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कैंसर में क्या होता है? कैंसर की डिजीज में ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसकी जगह बॉडी के किसी हिस्से की जो सेल्स हैं इररेगुलर इररिलेवेंट वे में और बहुत ही स्पीडली डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। तो वहां पर किसी एक पार्ट में जहां पर कैंसरस सेल्स बनना शुरू हो गई हैं तो वहां पर कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ओके बच्चों, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के खो देने से, समाप्त हो जाने से, एंड हो जाने से बॉडी के किसी हिस्से में जो है सेल्स इररेगुलर इररिलेवेंट और स्पीडली डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और वहां पर सेल्स का क्लम्प बन जाता है जिसे हम कैंसर कहते हैं। इसका नुकसान क्या है? अब आप ये पूछ सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे फर्क ये पड़ता है कि जब कैंसर की सेल्स इतनी ज्यादा डिवाइड करेंगी तो क्या होगा कि वो आसपास जहां जो भी एरिया है वहां से न्यूट्रिशन अपनी ओर खींचेगी। तो न्यूट्रिशन अपनी ओर खींचने से जो अदर सेल्स है वो स्टार्व होना शुरू हो जाएंगी और बॉडी धीरे धीरे वीक होती चली जाएंगी और एक टाइम के बाद में डेथ हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये है। अब बात करते हैं कैंसर के टाइप्स की। बच्चों कैंसर जो है मेनली टू टाइप्स के हैं, बिनाइन कैंसर एंड मैलिग्नेंट कैंसर। बच्चों जो बिनाइन कैंसर है ये माइल्ड कैंसर है और ये कंट्रोलेबल है और ये बॉडी के जिस भी हिस्से में होता है वहीं तक सीमित रहता है, वहां से कहीं और ट्रांसमिट नहीं होता है, फैलता नहीं है। तो एक लोकलाइज्ड होता है, जहां भी हो गया ठीक है। सेकेंड लेते हैं मैलिग्नेंट कैंसर। बच्चों मैलिग्नेंट कैंसर में क्या होता है कि ये लीथल होता है। इसकी जो सेल्स हैं वो ब्लड के द्वारा ट्रेवल करती हैं और बॉडी के दूसरे साइड्स में भी पहुंच जाती हैं, ठीक है। और वहां जाके फिर ये कैंसरस सेल्स बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। और मेटास्टेसिस क्या है कि मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर क्या होता है कि जो कैंसरस सेल्स है वो ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होती है, ट्रांसपोर्ट होती है अदर साइट्स पर
और वहां जाके ये लॉस कर जाती है, रुक जाती हैं और वहां ये कैंसर जनरेट करना शुरू कर देती हैं। तो ये इसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस। दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ओके बच्चों, तो ये इसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑन्कोजीन्स की। बच्चों कैंसर भी जेनेटिक हो सकता है, कैंसर भी हेरिडिटिक हो सकता है। एक फैमिली में कैंसर के जीन पाए जाते हैं। मान लो किसी एक फैमिली में कैंसर के जीन्स पाए जा सकते हैं और एक टाइम के बाद में जब ये कैंसर का जीन एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है तो कैंसर कॉज कर देता है। ठीक है बच्चों, अब ये डिपेंड करता है कि एक्सपोजर क्या है। मान लो किसी व्यक्ति की बॉडी में कैंसर का जीन है। अच्छा, कैंसर के जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोजीन कहते हैं कैंसर के जीन को, और इसे हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर का जीन डिपेंड करता है कि उसको एक्सपोजर कैसा मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम करता है जहां रेडिएशन ज्यादा है, ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में ज्यादा है जो कि सेल डिवीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैंसर की जीन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उनमें फिर कैंसर जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। कैंसर का जो जीन है वो जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो बच्चों कैंसरस जीन को ऑन्कोजीन कहते हैं और ये हेरिडिटिक हो सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स की। बच्चों कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जिनके अंदर ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं। ये वायरस जब किसी पेशेंट में इंफेक्शन करता है तो इस जीन को वहां इंट्रोड्यूस कर देता है और उस व्यक्ति में कैंसर शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। कार्सिनोजेंस, बच्चों वो सभी रेडिएशन, वो सभी केमिकल्स जो कैंसर को इंड्यूस करती हैं बॉडी के अंदर, उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। अगेन वो सभी रेडिएशन, वो सभी केमिकल्स जो बॉडी के अंदर कैंसर इंड्यूस करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कार्सिनोजेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाए। कैंसर के जीन को कैसे डायग्नोस किया जाता है, या सॉरी कैंसर की बीमारी को कैसे पता लगाया जाता है कि कैंसर है। डायग्नोसिस में फर्स्ट लेते हैं बायोप्सी। सेकंड लेते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। थर्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी होगी। नेक्स्ट लेते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसे हम इन शॉर्ट एमआरआई कहते हैं, और इसे हम सीटी कहते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। और एक और है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा। यस बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला जो है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है कि जिस भी हिस्से में कैंसर का क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी रहती है कि यहाँ कैंसर है या संदेह रहता है, ठीक है ना, कि यहाँ कैंसर हो सकता है, तो उसका टिश्यू लिया जाता है, उसकी सेक्शन कट की जाती है और सेक्शन कट करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है।
उनकी सेल्स को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। और ये है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। ये क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। ओके, बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि टिश्यू की सेक्शन कट करके उसको इमेज को ऑब्जर्व किया जाता है और पता लगाया जाता है कि कैंसरस है या नहीं है सेल्स। सेकंड लेते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बच्चों कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर एक्सरेज को यूज किया जाता है और एक्सरेज को यूज करके उसकी इमेज बनाई जाती है उस पर्टिकुलर टिश्यू की जहां कैंसर का डर है कि कैंसर है, और उससे पता लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसे एमआरआई कहते हैं। एमआरआई के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो टिश्यू है उसकी इमेजिंग की जाती है और उससे पता लगाया जाता है कि कैंसर है या नहीं है। नेक्स्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बच्चों क्या कहते हैं इसे, प्री जज करने के लिए, पहले से ही जज करने के लिए, तो किसी व्यक्ति का जो सैंपल लेके उनकी ब्लड का या सेल का जो सैंपल लेके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा उनके डीएनए को क्या कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा मल्टीप्लाई करवाकर उसमें ये जज किया जाता है कि कोई जीन कैंसरस है या नहीं है। ठीक है, और अगर कैंसरस है तो फिर उस व्यक्ति को जो रेडिएशन के एक्सपोजर से, टेम्परेचर के एक्सपोजर से, केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स के एक्सपोजर से दूर रखने का सजेशन देकर उसे कैंसर से बचाया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये 4 मेथड हैं कैंसर को पता लगाने के। नेक्स्ट लेते हैं ट्रीटमेंट। बच्चों कैंसर का ट्रीटमेंट शुरुआती स्टेज में पॉसिबल है। यस बच्चों, ट्रीटमेंट की बात करते हैं अपन। ट्रीटमेंट में बच्चों सबसे पहला लेते हैं हम रेडियोग्राफी, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मेडिकेशन, और इसके अलावा सर्जरी। और नेक्स्ट हम लेते हैं, सर्जरी हो गया बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। हाँ जी बच्चों, ध्यान से देखिए, ट्रीटमेंट की बात करते हैं बच्चों। ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने क्या समझा कि कैंसर के अंदर, बॉडी के अंदर पर्टिकुलर कोई पार्ट है, वहां पर जो सेल्स है उनका डिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही तेज गति से सेल्स डिवाइड करती हैं। ये कॉन्सेप्ट समझा आपने। अब ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी तरीके से बॉडी की पूरी सेल्स को, बॉडी की जितनी भी सेल्स है उनके डिवीजन को एक बार रोक दें। तो जब काफी समय तक बॉडी की सभी सेल्स के डिवीजन को रोक दिया जाता है तो धीरे धीरे जो कैंसरस सेल्स है वो भी अपनी एबिलिटी को खो देती हैं और कैंसर कंट्रोल में आ जाता है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है, थेरेपीज जब दी जा रही होती है पेशेंट को, तो उस समय जब सेल्स को हमने रोक दिया, सेल्स के मेटाबॉलिज्म को हमने रोक दिया, सेल्स के डिवीजन को हमने रोक दिया, तो उस दौरान 2-3 साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ही गिर जाता है, 1 या 2 तक रह जाता है, हीमोग्लोबिन बहुत ही कम रह जाता है। ओके बच्चों, सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग ये है कि जो सेल का प्रोडक्ट है, हमारे जो बाल हैं वो क्या है, सेल के प्रोडक्ट हैं। तो उस समय हमारे जो बाल हैं, जो भी कैंसर पेशेंट है उसके जो बाल हैं वो सारे झड़ जाते हैं,
व्यक्ति एकदम बाल्ड हो जाता है, गंजा हो जाता है, ठीक है। तो एक तो हीमोग्लोबिन की बहुत कमी आ जाती है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द थेरेपी ऑफ द कैंसर। सेकेंड थिंग, गंजापन आ जाता है, बाल सारे शरीर के उड़ जाते हैं। हालांकि जब ट्रीटमेंट रोक देते हैं, ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, तो फिर हीमोग्लोबिन वापस से राइज हो जाता है और बाल भी वापस से ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट का ट्रीटमेंट का अब ध्यान से सुनिए, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के अंदर रेडिएशन दी जाती है, रेडिएशन के द्वारा, ये हालांकि काफी हार्मफुल होती है रेडिएशन, और कई बार मैंने तो ऐसे प्रैक्टिकली केस भी देखे हैं जो रेडियोथेरेपी के द्वारा कैंसर से तो बच जाते हैं, लेकिन उन रेडियोथेरेपी या रेडिएशन से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, बॉडी का कोई और ऑर्गन खराब हो जाता है, तो ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो रेडियोथेरेपी के द्वारा जो है बचाया जा सकता है, उसमें कैंसर की जो बॉडी की सेल्स है उनके डिवीजन को रोककर कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। सेकंड लेते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी केमिकल्स की थेरेपी भी दी जाती है, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि बॉडी की सेल्स के डिवीजन को रोका जाए। नेक्स्ट लेते हैं मेडिकेशन। इसके साथ साथ मेडिसिन भी चलती हैं पेशेंट की, जो कैंसर को ठीक करने में हेल्प करती हैं। ये सब तभी कारगर है जब इनिशियल स्टेजेस में पता चल जाए तो पॉसिबल है, अन्यथा लेट करने पर फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल से ये तो हर डिजीज में होता होगा कि काफी फिर डिपेंड करता है कि पेशेंट की इम्यून पावर कितनी है, उसकी बॉडी के अंदर कितनी जान है, ये भी डिपेंड करता है कि वो रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी कोविड डिजीज में भी ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लंग्स 80% डैमेज होकर भी वापस रिकवर कर जा रहे हैं, और कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं सर्जरी। बच्चों, कई बार एक्सटर्नली कोई ट्यूमर बन गया है बॉडी के ऊपर और वो कैंसरस है, तो फिर उसको सर्जरी करके रिमूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अल्फा इंटरफेरोन। बच्चों, जो अल्फा इंटरफेरोन है ये बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं। तो किसी व्यक्ति को ये जब देते हैं तो इम्यून पावर इंप्रूव होता है और वो कैंसरस सेल्स को अपने आप ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इन्हें हम अल्फा इंटरफेरोन कहते हैं। दे आर द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। ओके बच्चों, तो समझ में आया आपके। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं ड्रग्स। ड्रग्स के टॉपिक को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। एक बार बच्चों कैंसर के लिए हैंड रेज कर दो अगर आपको समझ में आ गया है। अगर आप सबको कैंसर का टॉपिक क्लियर है, बहुत ही इजी है और समझ में आया है, तो आप हैंड रेज कर दें। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो है ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो जनरली जो ड्रग्स और अल्कोहल है वो किसी पर्पज के लिए लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है इनका, मेडिसिन बनाई जाती है, ड्रग्स बनाई जाती है जिससे अलग अलग डिजीजेस का ट्रीटमेंट किया जा सके, लेकिन इसका अब्यूज ज्यादा होता है, लोग इसको मिसयूज करना शुरू कर देते हैं इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। बच्चों, कुछ कॉमन जो ड्रग्स हैं वो है ओपियोइड, सेकंड कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्केलॉइड। सबसे पहले बच्चों हम नोट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे ओपियोइड्स के बारे में। अफीम, ओपियोइड्स bind to
receptors present in our CNS and gastrointestinal tract. gastrointestinal tract. ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं हीरोइन। इसी के अंदर ही है ये हीरोइन। इसे हम कॉमनली स्मैक कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्मैक। डाईएसिटाइल मॉर्फिन। वाइट ऑर्डरलेस बाइटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, रिमेनिंग टॉपिक जो भी बचेगा वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज क्या है। जनरली बच्चों ड्रग्स और अल्कोहल मेडिसिनल पर्पस से प्रोड्यूस की जाती है इंडस्ट्रियल स्केल पर। जब इसका इररिलेवेंट एक्सेस जो यूज बढ़ जाता है तो व्यक्ति के ऊपर फिजिकल, साइकोलॉजिकल और अदर इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, सोसाइटी में वो व्यक्ति डिफरेंटली बिहेव करना शुरू कर देता है। तो एक्सेस यूज की वजह से ये जो चेंजेस आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ड्रग अब्यूज या अल्कोहल अब्यूज कहते हैं। तो जो कॉमन ड्रग्स हैं वो हैं ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका अल्कोलॉइड। ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका अल्कोलॉइड। तो मैं इनको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इनको। ओपियोइड्स में बच्चों जनरली जो ओपियोइड्स हैं दे बाइंड टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड होती हैं। इसके अलावा हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां पे ये बाइंड होती हैं, ठीक है। इनके अंदर और फिर ये चेंजेस लाती हैं। हीरोइन इनके अंदर एग्जांपल है। हीरोइन को कॉमनली स्मैक कहते हैं, हेरोइन को स्मैक कहते हैं, और ये केमिकली क्या है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन है। ये व्हाइट कलर का ऑर्डरलेस बाइटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। ओके बच्चों, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम से बाइंड होके हमें अफेक्ट करते हैं। चलो बच्चों, इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, तो आप सब कल भी ज्वाइन करें और इस टॉपिक को कल तक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, ठीक है। आपको यदि कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है?